हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स से की वजह से वो अफेक्ट होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी के बारे में हमने देखा था, क्या कहा था, रेजिस्टेंस होता क्या था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां रो क्या था हमारा रेजिस्टिविटी, यानी रो क्या लिख सकते हैं हम, रो विल बी रिटन एज ए इंटू आर बाई एल। इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट कितना होता है, ओम मीटर। एसआई यूनिट विल बी ओम मीटर। ठीक, यहां से आप निकाल सकते हैं कैसे आया ये, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, कितना आएगा ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम इसका डिफिनेशन यहीं से निकालते हैं। रेजिस्टिविटी होता है क्या है, अगर हम क्या करें, कोई कंडक्टर लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक, और लेंथ कितना है 1 मीटर है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी होगा। हमने क्या किया, एक कंडक्टर लेते हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 मीटर, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही इसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी। हम क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे डिफाइन किया हमने। रेजिस्टिविटी ऑफ ए substance is equal to resistance of a conductor of length 1 meter having area of क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, किसी सब्सटेंस का बेसिक नेचर होता है। ठीक, तो ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिपेंड करता है। तो अगर पूछा जाए रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस, दूसरा टेम्परेचर। ठीक, तो दो फैक्टर्स पर रेजिस्टिविटी हमारी डिपेंड करेगी। पहला नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर के ऊपर। डिफरेंट सब्सटेंस का नेचर डिफरेंट होता है। जैसे हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ही लो रेजिस्टिविटी के होते हैं, जिससे करंट उनकी वजह से क्या होती है, बहुत इजीली फ्लो करती है। जबकि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। एलॉयज की बात करिए तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर से ज्यादा होती है। कुछ एलॉयज होते हैं जिनको हम यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स के लिए, जैसे नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम को कैसे यूज करते हैं हम, एज ए हीटिंग एलिमेंट, जो कि एक एलॉय है हमारा। क्यों करते हैं इसको, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, और हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। Not get oxidized। तो जनरली क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये जो एलॉयज होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और हाई टेम्परेचर पे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इसलिए हम देखते हैं जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे हीटर होते हैं, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं।
तो एलॉयज की प्रॉपर्टी होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं हीटिंग एलिमेंट। क्वेश्चन आता है हमारा कि हम एलॉयज को हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज क्यों करते हैं। सिंपल सा जवाब क्या है, हम एलॉयज को हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एलॉय बेसिकली किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप रेजिस्टेंस क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर सके। यानी एलॉयज जो होंगे उनका कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा, हाई रेजिस्टिविटी के होंगे, और वो जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, उनको इजिली यूज कर सकते हैं एज एन हीटिंग एलिमेंट। ठीक, तो दो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए आपके आंसर में, हाई रेजिस्टिविटी और ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा हाई टेम्परेचर पे। ठीक, तो हमारी बात होगी रेजिस्टिविटी के बारे में। तो हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं। जब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस होगा, वो किस तरह से वेरी करेगा, देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, अब रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के जनरली दो तरीके होते हैं। कौन कौन से, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों को अंतर समझते, बहुत प्रॉब्लम्स आती है हमें कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कहेंगे। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फैमिली के बारे में बात करते हैं। अब सबको मालूम है कि जैसे फैमिली में क्या होती है, मान लीजिए एक हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है, यानी आप हमारी खानदानी क्या कहते हैं, खानदान का एक पूरा जमीन चला रहा है जो भी हो। तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं फ्यूचर में उसका क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे होते जाते हैं उसका बंटवारा होते जाता है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं उसे। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको समझते हैं। मान लीजिए यहां से हमारी फैमिली ट्री चालू हो रही है, अब इनके दो चाइल्ड्स, अगेन क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूट हो गई दो लोगों के बीच में। अब इनके एक ही बच्चे होते हैं, मान लीजिए इसके भी एक ही बच्चे हुए, तो क्या इनके बीच में जो प्रॉपर्टी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो नहीं होगी। जबकि इनके क्या हो रहे हैं, अगर दो चाइल्ड हो गए, अगेन ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, अगेन ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। ठीक, तब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे समझते हैं, इनकी प्रॉपर्टी इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये दो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, दो पैरेलल लोगों में चली गई। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस कॉम्बिनेशन में हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पर इनकी बात करिए, जो इनकी प्रॉपर्टी तो वही इनके पास गई, वही इनके पास गई, यानी प्रॉपर्टी इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी प्रॉपर्टी तो क्या कहेंगे, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और वही प्रॉपर्टी क्या करे, आगे पास ऑन होती जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ना हो उसका, तो हम उसे क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम क्योंकि बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, तो हम प्रॉपर्टी की ना बात करके किसकी बात करेंगे, करंट की। करंट हमारा स्पेशल फिनोमिना होता है। तो जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दो ब्रांचेज में, तो यानी वो किस कॉम्बिनेशन में चला गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर सेम करंट पास ऑन कर रहा है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है बीच में कहीं, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। ठीक, तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसमें पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, करंट कैसे होगा एलिमेंट्स के बीच में, तो देखते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 रेजिस्टेंस लिए, इनको हमने क्या रख दिया, सीरीज में रख दिया एक दूसरे के साथ, R1, R2 एंड R3 रेजिस्टेंस। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल क्या है, V। ठीक, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे
मान लेते हैं इस ब्रांच में क्या करंट फ्लो कर रहा है, आई। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए ये करंट, इसके पास कोई और रास्ता है कहीं जाने का नहीं, यानी इन तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, सेम होगा, आई करंट फ्लो करेगा। इसमें भी करंट क्या होगा, आई, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई। ठीक, अब हमें करना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है, हम मान लेते हैं इन तीन रेजिस्टेंस की जगह हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं जो कि बिहेव करे इन तीनों की तरह, यानी वो एक रेजिस्टेंस इन तीनों के बराबर हो, उसका वर्क कैसा हो, इन तीनों के बराबर हो। तो जो रेजिस्टेंस इन तीनों को रिप्लेस करेगा उसी को क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए हमने रिप्लेस करने के लिए क्या किया, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट R1 R2 और R3 के टर्म में कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। देखते हैं, क्योंकि ये सेम तरह से बिहेव करेगा तो करंट भी इसमें क्या होगा, आई होगा। अब इनके क्रॉस पोटेंशियल की बात की जाए, अगर यहाँ का पोटेंशियल हम V1 मान ले R1 के क्रॉस, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, तो करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R1 है, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, यानी V1 इक्वल टू आई इंटू R1। सिमिलरली V2 क्या होगा हमारा, V2 will be I into R2 and V3 will be I into R3। ठीक, यहां पे बात की जाए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I into R इक्विवेलेंट। अब हमें मालूम है पोटेंशियल होता है क्या, एक तरह से एनर्जी, जितना एनर्जी ये सिस्टम में देगा वही इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यूज रख दीजिए, V की वैल्यू कितनी है, I इंटू आर इक्विवेलेंट, V1 की वैल्यू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3, यानी R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, सिंपल, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, एल्जेब्रिकली एड किया जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पे हमने देखा पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब पोटेंशियल किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर हमें सीरीज सर्किट है तो उसके लिए पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला कैसे हम लिखेंगे, देखते हैं। आर इक्विवेलेंट पता चल गया, सीरीज में क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ज्यादा रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्टेड कर जाएंगे, सो ऑन ऐड करते जाएंगे, R4 प्लस R5 प्लस R6 एंड सो ऑन। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक, मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है हमारा R1 एंड R2। ठीक, इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, इसकी वजह से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। तो हमें मालूम है V1 इक्वल टू कितना होगा, I R1 एंड V2 विल बी I R2। ठीक, जहां से हम I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे I इज इक्वल टू V1 बाई R1 और सिमिलरली I इज इक्वल टू V2 बाई R2। ठीक, अब इस ब्रांच में देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी हमारी, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I will be given as V divided by R1 plus R2। ठीक, अब हमें फाइंड करना है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V1 और V2, इसकी जरूरत नहीं पड़ी है हमें। अब डायरेक्ट हम I की वैल्यू मालूम है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हमें क्या हो जाएगा, तो V1 will be given as I R1 by R1 plus R2 and V2 will be given by I की वैल्यू पुट करना है तो ये V आएगा, V टाइम्स R1 by R1 plus R2, V2 will be equal to V times R2 by
R1 प्लस R2। ठीक, तो ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। थ्री ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है। कहा जाए 3 ओम अक्रॉस क्या और 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम विल बी इक्वल टू V इंटू R1, जिस रेजिस्टेंस में हमें फाइंड करना है। टोटल पोटेंशियल है कितना, 20, फाइंड किसमें करना है हमें, 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, कितना आ जाएगा ये आपका 20/3 वोल्ट। ठीक, सिमिलरली 6 ओम के क्रॉस फाइंड करना है, तो टोटल पोटेंशियल 20 इंटू जिस रेजिस्टेंस से फाइंड करना है यानी 6 V इंटू R2 यानी 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 40/3। तो पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला से हम डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस के लिए ही यूज करते हैं। मान ली किसी केस में 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो गए, तब कैसे करेंगे वहां पे, यानी मान ली कहा 30 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम 2 ओम एंड 6 ओम, ये हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और पोटेंशियल अक्रॉस ईच एलिमेंट हमें फाइंड करना है, करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, तो हमें क्योंकि 2 ही कॉम्बिनेशन पता है तो हम इन दोनों को एक मान लेंगे, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8। अब लिखिए कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम फाइंड करना है, तो टोटल पोटेंशियल 30 इंटू किसके क्रॉस फाइंड करना है 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8, यानी कितना आ जाएगा ये 90/11 वोल्ट। सिमिलरली V इन 2 ओम के क्रॉस, तो 30 इंटू 2, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा 9, यानी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9, यानी 60/11 वोल्ट। एंड पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम, यानी 30 इंटू 6 डिवाइडेड बाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी 5, तो 6 प्लस 5 11, यानी 180/11। इस तरह पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करके डिफरेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है उनके क्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हमने क्या जाना, 2 चीज बेसिक। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस होंगे तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या होने वाला है, सेम होगा, और वहीं पोटेंशियल क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज करेगा। दूसरी चीज, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा ड्रॉप करेगा। हम इसे समझ सकते हैं, V इक्वल टू क्या है हमारा IR। तो पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है पोटेंशियल उसका ज्यादा ड्रॉप होगा। तो जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करेंगे तो जिस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जिस रजिस्टर का ज्यादा होगा पोटेंशियल भी उसके क्रॉस ज्यादा ड्रॉप होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल कम ड्रॉप होगा। इस तरह भी समझ सकते हैं, रेजिस्टेंस मतलब होता है कि हमने पहली बार डिस्कस किया था ट्रैफिक। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक होगी आपको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उससे बाहर निकलने के लिए, यानी उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस के क्रॉस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस कम है तो आप इजिली वहां से निकल सकते हैं, यानी एनर्जी कम खर्च होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालना है तो वो क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम हमें आर इक्विवेलेंट देगा। करंट हर एक रेजिस्टेंस में सेम रहने वाली है। पोटेंशियल क्या करेगा, वेरी करेगा डिफरेंट रेजिस्टर्स में। जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और जिस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कम होगा उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है। वही बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की।
थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R3 पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से, इनको हमने क्या किया, V वोल्ट के बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर दिया। ठीक, स्विच क्लोज किया तो इसमें क्लोज किया तो I करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये I करंट क्या होगी, यहाँ पे यानी का 3 पाथ्स है तो इसमें क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो सपोज इस ब्रांच में I1 गया, इस ब्रांच में I2 गया एंड इस ब्रांच में I3 करंट गया। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत क्या होती है, पोटेंशियल क्या रहेगा हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सेम। पोटेंशियल अक्रॉस each element will be same। ठीक, अब फाइंड करते हैं, क्योंकि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल भी होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल भी होगा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल भी होगा, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बाई ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई R, यानी I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ठीक, हमें मालूम है क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है तो नेट करंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो यहां से अगर हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, हमने कहा सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट होगी, और इसकी वजह से भी इस ब्रांच में क्या करंट फ्लो करेगा, I ही फ्लो करेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I विल बी इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। हम क्या लिखेंगे, V बाई R equivalent will be equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3, यानी क्या हो जाएगा, 1 by R equivalent will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो इस केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं, R equivalent क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ R equivalent will be equal to sum of reciprocal of individual resistance। हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो हमें क्या देगा, R इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के बराबर। ठीक, ये हमारा R इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे करंट क्या हो रही है, हर एक ब्रांच में डिवाइड हो रही है, तो अगर इस केस में हम करंट डिवाइडर फॉर्मूला डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे, हम बात करते हैं करंट डिवाइडर फॉर्मूला की। करंट डिवाइडर फॉर्मूला, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस लेते हैं R1 एंड R2, इसको V वोल्ट के बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, स्विच हमने क्लोज किया था, हमने कहा इसमें I करंट फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से इसमें करंट कितना जाएगा I1, इसमें कितना जाएगा I2। ठीक, अब हमें यहां से मालूम है, अगर हमें लिखना हो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यानी 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, I1 विल बी इक्वल टू V बाई R1 एंड I2 इज इक्वल टू V बाई R2। ठीक, जहां V की वैल्यू कितनी होगी और टोटल करंट I है तो V विल बी इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, विच मीन्स V विल बी इक्वल टू I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस ये R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 विल बी इक्वल टू I R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 एंड इस केस में I R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये हमारा क्या बन गया, करंट डिवाइडर फॉर्मूला। इसमें ध्यान दीजिए, अगर R1 के क्रॉस हमें करंट फाइंड करना है तो हम क्या कर रहे हैं, I इंटू R2, तो रेजिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे, अपोजिट वाला, और R2 के क्रॉस निकालना है तो R1।
जबकि पोटेंशियल में हम पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला में क्या कहते थे, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है न्यूमरेटर में वही रेजिस्टेंस रखते थे। करंट डिवाइडर फॉर्मूला में हम क्या कर रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले को यूज करके देखते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाए 3 और 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, तो 3 ओम 6 ओम में करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट अक्रॉस 3 ओम, तो फॉर्मूला क्या कहता है, नेट करंट। तो हमारा नेट करंट कितना हो जाएगा, यहां से आर इक्विवेलेंट की बात करिए, तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2 ओम। सॉल्व करके देखिएगा आएगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। इससे 2 ओम आ जाएगा। V विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट, यानी I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट यानी 20/2 यानी 10 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है हमारा, 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इनके क्रॉस क्या फाइंड करना है, हमें करंट फाइंड करना है। तो आई अक्रॉस 3 ओम, नेट करंट कितना है 10 इंटू 3 के क्रॉस निकालना है तो मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम, अपोजिट वाला यानी 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6। यहां से कितना आ जाएगा हमारा 20/3 एम्पियर। सिमिलरली करंट अक्रॉस 6 ओम की बात करिए तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा 10/3 एम्पियर। इस तरह हम वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर और न्यूमेरिकल और हमारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाए तब कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।